नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सुनने में आया है कि मिस्टर अडानी दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत लोग लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में पहली बार किसी एशियन की एंट्री हुई है। अब वो सिर्फ टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस से पीछे हैं। करंटली मिस्टर अडानी की नेटवर्थ $140 बिलियन से भी ज्यादा है। और हुआ कुछ ऐसा कि मिस्टर अडानी ने कॉलेज छोड़ दिया और गुजरात से चले आए। अपने पापा की टेक्सटाइल यूनिट में काम करने की वजह उन्होंने मुंबई में डायमंड ट्रेडिंग का धंधा किया। 1981 में वापस घर गए और अपने भाई के प्लास्टिक फिल्म्स के धंधे में हाथ बटाया। अब क्या था, जैसे जैसे धंधा बढ़ने लगा, निर्यात उनका अगला कदम बना। मिस्टर अडानी के करियर में मोड़ तब आया जब उनका एक बिजनेस पार्टनर एग्जिट कर गया। हुआ कुछ ऐसा कि कारगिल और अडानी ग्रुप ने ज्वाइंटली एक सॉल्ट फार्म मुंद्रा में सेटअप किया और उसके लिए शिपिंग की सारी परमिशंस ले ली। इसके बाद कारगिल ग्रुप ने उस बिजनेस से एग्जिट कर दिया। कारगिल का कहना था कि अमेरिका में ये जो कृषि कानून है वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होने के कारण हमें वहां कोई समस्या नहीं आती। यहाँ पे ट्रेड को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन और बहुत ज्यादा तामझाम का सामना करना पड़ रहा है। ये सब 1991-92 के दौरान हो रहा था, जब भारत आर्थिक उद्योगीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा था। पर इस वेंचर से एक अच्छी बात हुई कि अडानी ग्रुप के पास 3000 एकड़ का लैंड बच गया, जो उनके अगली ग्रोथ के लिए एक नया स्टेज सेटअप कर गया। अब मिस्टर अडानी ने देखा कि वो असेट बेस्ड बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं, पर यह भी एक अथाह घटनाओं के गंभीर मोड़ जैसा साबित हुआ, क्योंकि गुजरात ने पायनियरिंग पोर्ट पॉलिसी 1995 में अनाउंस की, जिसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खोल दिया और सेक्टर में अब जो अडानी ग्रुप का बिजनेस था वो इससे इंपैक्ट होने लगा, क्योंकि कार्गो क्लियरेंस में डिले होने लगा। इसके साथ उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दिखने लगी। मिस्टर अडानी ने मुंद्रा पोर्ट वेंचर की शुरुआत की। आज की डेट में मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, जो बल्क या कंटेनर कार्गो को लोड और अनलोड करने का काम करता है। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि 1990 के दशक में फिरौती के लिए और नवंबर 2008 में अपहरण के लिए और ताज पैलेस में हुए आतंकवादी हमलों में मिस्टर अडानी ने अपने भविष्य को दांव पे लगाया। क्यों? सिर्फ बिजनेस के लिए। बिजनेस सिर्फ प्रोविडेंस से नहीं चलता, बट ऑब्जर्व करना पड़ता है आपके अलाइज क्या कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ। उदाहरण के लिए एसईजेड पॉलिसी ऑफ 2000। जिन लोगों को नहीं पता एसईजेड क्या है, एसईजेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्कीम एडिशनल इनकम और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। ऐसा ही एक जोन मुंद्रा पोर्ट के पास सेटअप करने की परमिशन मिली। बाद में ये दोनों बिजनेस कंबाइंड हो गए और अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड बन गए। अब क्या था, अगला कदम मिस्टर अडानी की पावर जनरेशन की तरफ हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज और शॉप्स जो अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड के अंडर आती थी, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत थी। यहाँ पर वर्टिकल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। विरोधियों के दावों के अलावा मिस्टर अडानी का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसमें राजनेताओं के साथ उनकी निकटता का प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि उनके हर नए क्षेत्र में प्रयास रणनीतिक रहे हैं। हाल ही में एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को एक्वायर करा स्विस बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी होलसीम से $10.5 बिलियन में, और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बन गए। कि जो होलसीम ग्रुप है उसकी लगभग 63% हिस्सेदारी है अंबुजा सीमेंट में, और अंबुजा सीमेंट के पास एसीसी सीमेंट की लगभग 50% हिस्सेदारी है। ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अडानी ग्रुप हाईवेज बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाता है, जिसमें सीमेंट एक की मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। अब उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है वो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करता है। ये फ्लाई ऐश सीमेंट कंपनीज में इनपुट की तरफ इस्तेमाल होता है। मतलब हर जगह में सिर्फ बिजनेस ही खोजना है। हैरानी नहीं होगी कि मिस्टर अडानी का एयरपोर्ट सेक्टर में एंट्री करना भी एक स्ट्रेटेजिक मूव था। आज की डेट में अडानी 6 एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी शामिल है। इवेंट की शुरुआत ऐसे हुई कि 2021 में मिस्टर अडानी ने $70 बिलियन इन्वेस्ट किया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गए। इससे एक साल पहले ही अडानी ग्रीन एनर्जी ने, जो रिलेटिवली इस सेक्टर में नई कंपनी थी, उसने वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन अवार्ड जीता इंडिया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से, क्योंकि उसने एक 8 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का प्लांट 60 मंथ्स में एस्टैब्लिश किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 45,000 करोड़ और रफली अबाउट $6 बिलियन। ऐसा नहीं है कि मिस्टर अडानी वेरियस सेक्टर्स में एंट्री लेते गए और कंट्रोवर्सी से उनका सामना नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जब वो एक्विजिशन कर रहे थे माइंस का, तो वहां स्थानीय आक्रोश देखने को मिला और प्रोटेस्ट ने उनके लोन को स्केल अप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
मिस्टर अडानी का मानना है कि कोल इज द वे फॉर पावर जनरेशन। माइकल माइंस अकेले नहीं थी जहां मिस्टर अडानी को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। मुंद्रा पोर्ट के समय भी प्रोटेस्ट हुई थी क्योंकि इकोलॉजिकल डैमेज, वार्मिंग ऑफ सीज और वाटर बॉडीज को खतरा, ये चीजें हमेशा अकाउंट में रखनी पड़ती हैं। हाल ही में एक नॉर्डिक पेंशन फंड ने म्यांमार सेना से जुड़ी एक कंपनी के साथ अडानी के पिछले व्यापारिक लेन देन को मद्देनजर रखते हुए निवेश से बाहर कर दिया और S&P ने जांच के बाद APSEZ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड को अपने डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया। रिसेंटली मिस्टर अडानी ने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कदम रखा है। क्रेडिट साइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनीज ने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एग्रेसिव प्लान बना रखे हैं, जिससे उनकी क्रेडिट और कैश फ्लोज बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुई हैं, या ये कह लीजिए उनके क्रेडिट और कैश फ्लोज प्रेशराइज हो चुके हैं क्योंकि सारा बिजनेस अनरिलेटेड है और हैवी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ चलता है। उन्हें अपनी बैलेंस शीट में लेवरेज कम करके चलनी चाहिए। उसी क्रेडिट रेटिंग फर्म्स ने बताया कि अगर मिस्टर अडानी और इनकी ग्रुप कंपनीज अपने लेवरेज कम नहीं करती तो ऐसी लोन में कम डूबी हुई कंपनीज लोन के जाल में घूमती चली जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।